मैं डॉक्टर A.K. वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 58वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो लेक्चर हमारा मैटर वेव्स, जिनको हिंदी में पदार्थ तरंगे या द्रव्य तरंगे भी कहा जाता है, या डी ब्रॉगली वेव्स भी कहा जाता है, डी ब्रॉगली तरंगे, ये क्या होती हैं, तो इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको इस वीडियो लेक्चर में समाहित किया गया है। आइए इस वीडियो लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से जिन बातों को लिया है उसमें इंट्रोडक्शन, परिचय इनका, इसके बाद वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, मतलब जो तरंग और कण हैं इनका ड्यूअल नेचर क्या होता है, द्वैत व्यवहार क्या होता है, फिर लाइट का ड्यूअल नेचर, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर, और मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स ये क्या होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तरंगे और मैटर वेव्स, इन दोनों के बीच में मूल रूप से क्या अंतर है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, कुछ स्पेशल केस जिसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन कैसे परिवर्तित हो जाता है दूसरे रूप में, ये सारी बातों को इस वीडियो लेक्चर में लिया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या होती है। वेव मतलब तरंग, पार्टिकल मतलब कण, और ड्यूअलिटी मतलब दो तरह का व्यवहार, द्वैत व्यवहार। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यूनिवर्स में जितने भी फंडामेंटल या मूलभूत कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है इत्यादि, ये तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं, परंतु वो निर्भर करता है प्रायोगिक परिस्थितियों पर, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर। अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वैसी होती हैं, उस तरह की होती हैं, तो फिर पार्टिकल का व्यवहार वेव की भांति या तरंग की भांति हो जाता है। जैसे शुरू में ये देखा गया कि जो लाइट है वो एक तरंग के रूप में है, वेव के रूप में है, क्योंकि रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन इत्यादि ये घटनाएं लाइट के द्वारा प्रदर्शित होती हैं। परंतु बाद में देखा गया कि जो लाइट है या प्रकाश है वो पार्टिकल या कणों की भांति भी व्यवहार करता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम मानते हैं कि ये छोटे छोटे कण हैं, परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हैं प्रायोगिक इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जैसे, वहाँ पर उनका व्यवहार एक तरंग की भांति हो जाता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो पदार्थ है, मैटर है, वो तरंग की भांति भी व्यवहार कर सकता है, वेव की भांति भी, और पार्टिकल या कण की भांति भी, और वाइस वर्सा। और ये निर्भर करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे। तो अब हम देखेंगे कि लाइट और इलेक्ट्रॉन किस तरह से दो प्रकार का व्यवहार दर्शाते हैं। पहले देखेंगे वेव नेचर ऑफ लाइट। आपको मालूम है कि जो लाइट है या प्रकाश है वो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस इत्यादि घटनाएं दर्शाती है, और इनको हम समझा सकते हैं केवल उसी स्थिति में जब ये माने कि जो लाइट है वो वेव की तरह या तरंग की तरह व्यवहार करती है या कर रही है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अगर मान लीजिए लाइट की कोई तरंग है, वो या प्रकाश की कोई तरंग है, वो सीधी जाती है किसी स्लिट से, और ये यहाँ पे एक स्लिट है या छेद है, तो आप देखेंगे कि ये सीधी निकल जाती है यदि स्लिट की चौड़ाई, जो उसकी डायमेंशन है, वो ज़्यादा है। परंतु अगर स्लिट बहुत छोटी हो जाती है तो ये लाइट जब यहाँ से पास होती है तो अलग अलग दिशाओं में ये विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को समझाने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि जो लाइट है वो तरंग की तरह व्यवहार करती है, परंतु पार्टिकल की तरह भी लाइट का व्यवहार हो जाता है। जैसे दो विशेष रूप से उल्लेखनीय जो प्रयोग आपने देखे होंगे और पहले के वीडियो में आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। एक तो है कॉम्पटन इफेक्ट और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों को अगर आपको समझाना है तो आपको लाइट को कण के रूप में या पार्टिकल के रूप में या फोटॉन के रूप में आप उसको मानना पड़ेगा। तो केवल लाइट नहीं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी रेडिएशन है, उदाहरण के लिए एक्स रेज हैं, तो उसमें ये हाई एनर्जी रेडिएशन होते हैं, तो हम मानते हैं कि छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से मिलकर बने हैं। और ये एक्स रेस जब किसी हल्के तत्व से, लाइट एटम से टकराते हैं, तो क्या होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसका इलेक्ट्रॉन
और लाइट का फोटोन या एक्सरे का फोटोन या रेडिएशन का फोटोन, इनके बीच में कोलिजन होती है, टक्कर होती है। और अगर एक्सरेज की, इंसिडेंट एक्सरेज की वेवलेंथ लेमडा है, तो स्कैटरिंग के बाद क्या होता है, इसकी जो वेवलेंथ है बढ़ जाती है, मतलब लेमडा डैश हो जाती है, अर्थात ऊर्जा कम हो जाती है। और ये ऊर्जा कहाँ पे लग जाती है, इलेक्ट्रॉन को निकालने पर एक विशेष ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसको रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और एक विशेष कोण भी बनाता है। ये कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। और कॉम्पटन इफेक्ट को समझाने के लिए ज़रूरी है कि हम माने कि ये जो रेडिएशन आ रहे हैं ये फोटोन या कण से मिलकर बने हैं। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। ये एक धातु की सरफेस है, मेटल सरफेस, और जब लाइट उससे टकराती है तो लाइट के जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, जो एटम के बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के, उनको वो बाहर निकाल देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, इजेक्शन हो जाता है। तो चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या कॉम्पटन इफेक्ट हो, दोनों घटनाओं को समझाने के लिए जरूरी है कि लाइट को कणों से मिलकर बना हुआ माना जाए। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, इलेक्ट्रॉन हालांकि कण के रूप में उसको माना जाता है, परंतु अगर इलेक्ट्रॉन की बीम, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को किसी क्रिस्टल से अपन पास करते हैं, गुजारते हैं, तो क्या होता है, क्रिस्टल के जो प्लेन हैं, वो जो तल हैं, वो ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करते हैं और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग दिशाओं में डिफ्रैक्ट हो जाते हैं और एक निश्चित पैटर्न प्राप्त होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न कहा जाता है। और ये पैटर्न कैसी होगी, ये निर्भर करता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने एक तरंग या वेव के रूप में माना है। इसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट है उसके फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगी। कोलिजन उस समय होगी जब दोनों कण के रूप में रहेंगे, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है वो पार्टिकल की भांति है। अब इन्हीं सब बातों को आधार बनाते हुए 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने एक कॉन्सेप्ट मैटर वेव्स का इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने बताया, उसको जनरलाइज किया थोड़ा, कि कोई भी मूविंग सॉलिड पार्टिकल, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी सॉलिड पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके मूवमेंट के साथ साथ एक तरंग या वेव भी संबद्ध होती है, एसोसिएटेड होती है, और इस को कहा जाता है मैटर वेव्स। क्योंकि मैटर से संबंधित है इसलिए ये मैटर वेव्स हो जाएगी, या हिंदी में पदार्थ या द्रव्य तरंगे, या डी ब्रॉगली वेव्स इनको कहा जाता है। और ये तो एक कॉन्सेप्ट था, पर बाद में डेविसन और जर्मर और जी थॉमसन, इन्होंने प्रायोगिक रूप से प्रयोग करके भी इसको सिद्ध किया कि जो मैटर वेव्स हैं ये वास्तव में होती हैं। तो मैटर वेव्स को की परिभाषा के लिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और एक मानते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m और ये मूव कर रहा है। ये देखिए सीधी गति से जा रहा है और इसका वेग कितना है, u है। तो इस पार्टिकल से संबंधित जो मैटर वेव्स होंगी उनकी वेवलेंथ है, मान लीजिए लेमडा। तो डी ब्रॉगली ने बताया कि जो लेमडा होता है, मतलब वेवलेंथ होती है ये मैटर वेव्स की, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/mu, मास इंटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम। और प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्लैंक कांस्टेंट आ जाता है, स्मॉल h। तो लेमडा इक्वल्स टू h/mu, ये एक जनरल इक्वेशन हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कहलाता है ये। और यहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और जो ये मैटर वेव्स हैं इनके बीच में क्या अंतर है। तो मूल रूप से जो मैटर वेव्स होती हैं वो मूविंग पार्टिकल से जुड़ी होती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न होने के लिए ज़रूरी है कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करें या ऑक्सीलेट करें। तो मैटर वेव्स मूविंग ऑब्जेक्ट से जुड़ी हैं या एसोसिएटेड हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूविंग ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। इनकी जो अधिकतम वेग उनका है वो लाइट की वेलोसिटी तक हो सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेलोसिटी है ये लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है।
फिर मैटर वेव्स की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है और इनकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन देखें अपन। अगर एक फोटोन को एक तरंग के रूप में हम लें तो उसकी एनर्जी बराबर होता है h इंटू न्यू। ये आपको मालूम है, मूलभूत इक्वेशन है। न्यू है फ्रिक्वेंसी, वेव की फ्रिक्वेंसी। परंतु अगर इसी को हम कण मान लें, पार्टिकल मान लें, तो इसकी ऊर्जा बराबर होगा इक्वल्स टू mc²। अब चूंकि दोनों एनर्जी के लिए इक्वेशन है 1 और 2, दोनों को इक्वेट कर लीजिए, mc² इक्वल्स टू h न्यू। अब आपको मालूम है कि मास इंटू वेलोसिटी बराबर होता है मोमेंटम। तो अपन अब इक्वेशन 3 में लिख सकते हैं कि एम पी इक्वल्स टू एम सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करिए, एम सी स्क्वायर को लिख लीजिए एम सी इंटू सी। तो एम सी क्या है, पी है, मोमेंटम, तो पी इंटू सी हो गया। अब इसका अर्थ हो गया कि एच न्यू बराबर पी इंटू सी, या मोमेंटम पी बराबर एच न्यू अपॉन सी। सी वेलोसिटी है, न्यू फ्रिक्वेंसी है। और आपको एक रिलेशन ये भी मालूम है कि न्यू अपॉन सी बराबर होता है 1 अपॉन लेमडा। न्यू अपॉन सी बराबर होता है 1 अपॉन लेमडा। तो आप लिख सकते हैं P इक्वल्स टू एच इंटू 1 अपॉन लेमडा या एच अपॉन लेमडा। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन मोमेंटम। और यही डी ब्रॉगली इक्वेशन है जो पूर्व में भी आपको बताया था। तो मास जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल का, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी। अब कुछ स्पेशल केस। अगर m मान लीजिए पार्टिकल का मास है, वेलोसिटी उसकी v है, तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी होता है, ये आपको मालूम है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की देखी जाए तो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, या वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन m हो जाएगा। इसका अंडर रूट ले लीजिए तो v इक्वल्स टू होल अंडर रूट 2 के काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब मोमेंटम पार्टिकल का P इक्वल्स टू होता है mv। तो यहाँ पे अब v का मान आप लिखिए अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। m चूंकि अंदर अगर अंडर रूट के जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्वेशन हो गया अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम स्क्वायर अपॉन m, मतलब अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी m। या लेमडा इक्वल्स टू होता है h अपॉन मोमेंटम। तो h अपॉन मोमेंटम के इस मान को अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी m को यहाँ लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो ये इक्वेशन वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में संबंध बताता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा, तो लेमडा कम होगा। अब मान लीजिए कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज Q है, और उस पार्टिकल को हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V और उसको एक्सिलरेट किया। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा Q इंटू वी, ये आपको मालूम है। अब लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, तो यहाँ पे आप बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 के ई एम होता है। तो ये इक्वेशन आप मालूम को पता है। और काइनेटिक एनर्जी को अपन अब क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2, काइनेटिक एनर्जी की जगह Q वी लिखिए और यहाँ पे M लिखिए, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ फिर से लिखा है, वेव लेंथ इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 क्यू वी एम। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब अगर चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर आवेश कितना होगा, स्मॉल ई। उसकी वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी, तो आप लिख सकते हैं लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2, क्यू की जगह ई लिखिए, वी वैसे ही रहेगा और यहाँ मास वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार इस इक्वेशन में अगर आप h की वैल्यू रखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का रखें और इलेक्ट्रॉन का मास रखें, तो आप देखेंगे लेमडा इक्वल्स टू अंडर रूट 150 अपॉन वी आ जाता है। v यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो लगाते हैं अपन, वो उसको अगर 150 मान लें, 150 मान लें, तो आप देखेंगे लेमडा इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रॉम। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अगर 150 वोल्ट से एक्सिलरेट करें तो उसके साथ संबद्ध जो वेवलेंथ होगी उसका मान कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम। कई बार इसको न्यूमेरिकल के रूप में भी पूछा जाता है। अब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आप खुद जा रहे हैं या बस जा रही है, एक पत्थर आपने फेंका,
1 किलो का, 100 ग्राम का इत्यादि। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के साथ आप सोचते होंगे कि मैटर वेव्स कैसे बनती हैं और दिखती क्यों नहीं है, या उनको अनुभव क्यों नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आप देखिए, मास m है, 1 ग्राम का एक पत्थर है मान लीजिए, या पार्टिकल है, और 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको फेंका अपन ने। तो उसके साथ जो वेव्स हैं वो एसोसिएटेड है, वो मैटर वेव्स कहलाती हैं, आपको मालूम है। और लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम यू। अब इसकी वेव लेंथ कैलकुलेट करके देखिए, एच का मान रख दीजिए प्लैंक कांस्टेंट ऐसा यूनिट्स में। मास इस पार्टिकल का कितना है, 1 ग्राम, तो इसको 001 kg रख दीजिए ऐसा यूनिट में। और वेलोसिटी ऑलरेडी मीटर पर सेकंड में 1। सारे मान अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आप देखेंगे कि वेव लेंथ बराबर होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻31 मीटर। ये बहुत छोटा मान है और इसको ऑब्जर्व करना संभव नहीं है। यही कारण है कि जब बड़े ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, गतिशील होते हैं, तो उनके साथ जो तरंग होती है उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत अगर छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, तो आप लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी देखिए। तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है, गति करता है, तो उसके साथ जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ कितनी है ये अपन निकालेंगे। तो एच का मान आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मान लेते हैं 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे याद रखेंगे आप कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। जैसे ऑर्बिट्स में अलग अलग होगा, के शेल में अलग होगा, एल शेल में अलग होगा, एम शेल में अलग होगा। इसी तरह से जो कंडक्टर होते हैं, चालक, उनमें भी इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे v का मान, इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड लिया है। ये सारे मान अगर आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो वेव लेंथ आएगी 1.35 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की तुलना में, इसलिए इस वेवलेंथ को अनुभव किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे होगा। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है उसको समझाएंगे हम, और हिंदी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।